प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु। बच्चों, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख कर के वीडियो समझ सकते हैं चैप्टर को, साथ ही अपना अभ्यास वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों ने खनिज एवं धातु पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम खनिजों का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, साथ ही धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों को भी हम पढ़ चुके हैं। आज इनके रासायनिक गुणों के बारे में हमें पढ़ना है। तो धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है रासायनिक गुण है वो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो बच्चों, जो धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जितनी भी धातुएं रहेंगी वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो कमरे के सामान्य ताप पर ये क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। चूँकि ये कमरे के सामान्य ताप पर ही बच्चों क्रिया कर लेते हैं, इसके कारण है कि इनको ऐसे खुली अवस्था में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत जो है क्या बना लेंगे? ऑक्साइड बना लेंगे। तो अधिक क्रियाशील हैं ये, इसलिए इनको जो है मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो यहाँ देखिए सोडियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है। बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पे 4 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर Na2 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो इसका मतलब है जब हम ऑक्सीजन का यहाँ पे दो लगाएंगे बच्चों बैलेंस करने के लिए, यानी यहाँ जो 2 सामने लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 × 2 यानी 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो है हमें 4 बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण Na+O2। तो यहाँ पे Na के आगे 4 लगेगा, 4Na+O2 = हो जाएगा 2Na2O। ठीक है, यानी सोडियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इसी तरीके से पोटेशियम भी है, वो अधिक क्रियाशील है, वो भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इसे बचाने के लिए इनको खुली, चूँकि अब हम इन्हें सामान्य ताप पर ही क्रिया हो जाती है, इसलिए सामान्य अवस्था में नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए इनको बचाने के लिए कि ऑक्साइड ना बना ले, इनको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो बच्चों, ये जो मैग्नीशियम है Mg इसका फार्मूला है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन यानी O2। ठीक है। ऑक्सीजन को हम किस तरीके से लिखते हैं? O से लिखते हैं ऑक्सीजन, और उसमें उसकी बैलेंस 2 है तो यहाँ पे O2 लिखा जाता है हमेशा। ठीक। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और यहाँ पर मैग्नीशियम का अगर हम तार लेंगे, उसे चिमटे की सहायता से जलाएंगे तो जो मैग्नीशियम का तार है वो क्या होगा? जल करके उसमें सफ़ेद पाउडर के रूप में बदलेगा, और जो सफ़ेद पाउडर जो आपको दिख रहा है वो वास्तव में होता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। कार्बन जो है वो क्या है? हमारी अधातु। अब बात धातुओं की हो गई। धातु क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। और बात है अधातुओं की, यानी कार्बन। तो कार्बन जो है जैसे हम लेके चल रहे हैं अधातु के रूप में, तो ये अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है और ऑक्सीजन के साथ अगर ये क्रिया करते हैं तो ये आपस क्रिया करने के बाद या जल करके क्या बना लेते हैं? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन अधातु है और ऑक्सीजन के साथ उसकी अब क्रिया हो रही है। ठीक है। C+O2 = क्या हो जाएगा? CO+CO2। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अब यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए जो है यहाँ पर देखिए कार्बन जो है यहाँ पर एक कार्बन तो यहाँ यूज़ हो गया है, दूसरा कार्बन यहाँ पर कार्बन कितने यूज़ हुए हैं? 2। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बैलेंस की CO होता है इसका फार्मूला, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? आपका 2 लगाएंगे अब जब आप आगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए हैं। कार्बन कितने टोटल हो गए? 2 कार्बन यहाँ के हो गए और 1 कार्बन ये, यानी 3 कार्बन है। तो यहाँ हम कार्बन के आगे क्या लिख दिया है? हमने 3 लिख दिया है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ये है और उसके आगे 2 लगा, यानी 2 ऑक्सीजन। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए बच्चों? 4 ऑक्सीजन। अब 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है। तो ये बैलेंस करके हमने समीकरण लिखा हुआ है 3C+2O2 = या अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? 2CO+CO2। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो गई और धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो गई। तो अधातुएं जो हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 बनाते हैं, जबकि
धातुएं जो हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके या क्रिया करके समझ लीजिए वो मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में बनते हैं, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे वो पोटेशियम ऑक्साइड हो। ठीक है। अब दूसरा जो है इसका रासायनिक जो गुण है वो है जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया में अगर हम धातु की बात करें, सक्रिय धातु रहेगी तो वो जल के साथ क्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड या तो फिर ऑक्साइड बनाएगी और क्या मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी या हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। तो यानी क्या होगा, अगर धातुएं क्रिया कर रही हैं पानी के साथ में, जल यानी हो गया पानी, जिसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, H2O। तो यानी कि धातुएं जब पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगी या तो ऑक्साइड बनाएंगी और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। यहाँ पर देखिए सोडियम धातु जो है हमने ली है, ठीक है, और यहाँ पर पानी लिया, उसमें पानी के अंदर सोडियम धातु को हमने डाला है तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी। समीकरण के रूप में आप देखना चाहें तो यहाँ देखिए सोडियम का फार्मूला हो गया Na और पानी का फार्मूला है H2O, इसके साथ अभिक्रिया हो रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बन रहा है। ठीक है, NaOH बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो गए और यहाँ पर चूँकि 1 है, अब 3 हाइड्रोजन हम कैसे लाएंगे, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है, जो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 हमने आगे लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास में, 2 ये हो गए, 2 ये यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर भी हमने पानी के आगे भी 2 लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रोजन टोटल कितने चाहिए हैं, 4। तो 2 ये हो गए और 2 H2 दिया, यानी टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई है। अब यहाँ पर चूँकि सोडियम भी 2 आगे लगने के कारण 2 हो गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा समीकरण जो है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन गैस है इसलिए हमने यहाँ पर तीर का निशान लगाया है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, यानी वो गैसी जो जितने पदार्थ है उसके आगे जो है हम ऐसा चिन्ह तीर का ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर जो धातुएं हैं वो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगी या तो फिर ऑक्साइड बनाएंगी और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। इसी तरीके से बच्चों मैग्नीशियम जो है, अब बात करें मैग्नीशियम की, तो वो पानी के साथ में, गर्म जल के साथ में या भाप के साथ में अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, MgO जिसका फार्मूला होता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पर सब बैलेंस हो गए हैं, इसलिए किसी भी समीकरण में आगे 2 या बैलेंस करने के लिए हमें कोई भी अंक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम तीसरा रासायनिक गुण बात करते हैं, वो है हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया में क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए हम एक परख नली लेते हैं, उसमें छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेते हैं यानी जिंक लेते हैं। ठीक है, अब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं यानी HCl हमने उसमें मिलाया। ठीक है, अब मिलाने पर क्या होगा, रंगहीन व गंधहीन गैस जो है वो बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। और जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के मुंह पर जब हम लेके जाते हैं तो उसके बाद फिर हम लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी आवाज़ हो रही है, तो हाइड्रोजन जो है गैस वो पक की आवाज़ करते हुए जो है जलती है, तो यानी हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल रही है। उसका परीक्षण करने के लिए हमने क्या किया, जो गैस निकल रही है उसके पास जो है, परख नली के मुँह के पास जो है हम लेके गए जलती हुई तीली को, तो वहाँ पर जो है एक पक की आवाज़ आई, पक करते हुए जो है ध्वनि निकलेगी, जो कि इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो जल रही है। तो यानी जिंक जो है, तो हाइड्रोजन गैस हमारी निकल गई बच्चों। अब इसके बाद जो है बनता क्या है, जिंक क्लोराइड बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकल गई और क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। तो जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है बच्चों, ZnCl2। यहाँ पर आप देख के समीकरण समझ में आ गया होगा आपको, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और जिंक क्लोराइड बन रहा है, जो कि जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में या HCl के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि जितनी भी धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, जिंक क्लोराइड क्या है हमारा, लवण है, यानी लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर देखिए एक और हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर है आपका सल्फर जो कि अधातु है। अब हम अधातु लेके चल रहे हैं,
कि धातुओं के लिए तो हमें पता चल गया कि लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब अधातुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अधातु के रूप में हम सल्फर लेके चल रहे हैं जो कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया कर रही है, तो उससे क्या बन रहा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। यहाँ पर देखिए 2S यानी सल्फ़र जो है, यानी सल्फ़र हमने लिया, सल्फ़र का फार्मूला S हो गया, नाइट्रिक एसिड का HNO3 हो गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनेगा आपका, ठीक है, SO2 बनेगा, NO2 बनेगा और साथ ही पानी H2O बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2S लगाया हो और 10HNO3 लिखा है। तो धातुएं जो हैं लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, और अधातुएं जो हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके जो है वो एक अम्ल ही बनाएंगी, सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, कुछ जो हमारे तत्व हैं उनको धातु और अधातु के रूप में हमने बांटा है, या तो धातु हैं वो तत्व या तो अधातु हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी निकल के आए जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, वो ऐसे तत्व निकल के आए जिनमें धातु के भी गुण आ रहे थे, दिख रहे थे, उन्हीं के जैसे बिहेव दिख रहा था, और अधातुओं के गुण भी पाए जा रहे थे, यानी धातुओं और अधातुओं दोनों के ही गुण पाए जा रहे थे। कुछ ऐसे तत्व थे। अब उनको क्या नाम दिया गया? उनको उपधातु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उनको? उपधातु नाम दिया गया। ठीक है, तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों समझ गए। धातु आप पढ़ चुके हैं उसके पूरे गुणों के बारे में, अधातुओं के गुणों के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, और जिसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिनमें दोनों गुण थे, धातुओं के भी गुण थे अधातुओं के भी गुण थे, उनको क्या नाम दिया गया? उन्हें उपधातु का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया। अब हम बात करते हैं धातु अधातु में अंतर की, कि धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या है। तो हम इसके सारे भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों को पढ़ चुके हैं, अब हम इसके अंतर को भी समझ चुके हैं। फिर भी एक टेबल जो ये बनी हुई है इसके अनुसार जो है, अगर हम भौतिक अवस्था को लेके चल रहे हैं तो धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक है, और जो अधातुएं हैं वो द्रव अथवा गैस की अवस्था में होती हैं। जैसे ठोस के रूप में द्रव गैस, ठोस के रूप में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली द्रव और गैस के रूप में कुछ ही अधातुएं जो हैं वो ठोस में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। अब हम बात करें उनके घनत्व और गलनांक की, तो धातुएं जो होती हैं उनका घनत्व या गलनांक जो रहता है वो अधिक होता है। सोडियम की अगर हम बात ना करें तो सोडियम जो है उसको छोड़ दिया जाए, तो धातुओं का घनत्व जो है क्या रहता है बच्चों? अधिक रहता है। और अधातुओं का घनत्व और गलनांक क्या होता है? वो धातुओं की तुलना में कम होता है। ठीक है, ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता की बात करें कि कौन से ऊष्मीय और विद्युत चालकता किसमें होती है, तो धातुएं बच्चों सुचालक होती हैं। ठीक है, आपने तार वार देखा होगा, वो धातु के बने होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत की भी कुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। आघातवर्धनीयता, तन्यता, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आघातवर्धनीयता या तन्यता जो है, तो वो जो धातुएं हैं वो आघातवर्धनीय होती हैं एवं तन्य होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं और तन्यता विहीन होती हैं। ठीक है, अब जल से क्रिया की बात करें कि जल से कैसी क्रिया करेंगे ये, तो जल से क्रिया करने पर जो धातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो सामान्य ताप पर क्रिया ही नहीं करती पानी से। ठीक है, तो धातुएं अधातुएं जो है ये उनका बेसिक अंतर हो गया। तो ये आप अपनी फेयर कॉपी में धातु अधातुएं में अंतर लिख लीजिएगा, आपको याद भी हो गया होगा, पता भी चल गया होगा, और इससे अच्छे से समझ भी लिया आपने। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि धातुओं का घरेलू और औद्योगिक हम क्या उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे उद्देश्य हैं दैनिक जीवन में जिनमें हम धातुओं का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज़ हो गया ना, वाहन हो गए, रेलगाड़ियाँ हो गई, कई उपग्रह हो गए, औद्योगिक जो उपकरण हैं उन सबको बनाने में क्या प्रयोग होता है? धातुओं का प्रयोग होता है। सबसे अधिक जनरली हम आप अपने चारों ओर भी देखते होंगे, लोहा जो है वो सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। ज़्यादातर हम हर कुछ भी सामान आप देखेंगे, चाहे वो मकान बनाना हो चाहे और भी दूसरी चीज़ हो, तो ज़्यादातर हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? लोहे का प्रयोग करते हैं। तो
लोहे से हम छोटी से छोटी वस्तुएं बनाते हैं और बड़ी से बड़ी भी वस्तुएं बनाते हैं। पिन हो गई, कील हो गई, ये सब क्या है, छोटी वस्तुएं हैं। उसको बनाने के लिए भी हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं और बड़े बड़े उपकरण का निर्माण भी जो है हम लोहे के माध्यम से बनाते हैं। एल्युमिनियम जो है वो भी एक उपयोग में आने वाली धातु है और अब तो कम हो गया बच्चों, लेकिन पहले एल्युमिनियम के बर्तनों का ज़्यादा उपयोग हम करते थे। तो अधिकांशतः हम एल्युमिनियम का प्रयोग जो है वो किस में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। और यहाँ पर धातुएं चूँकि ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, तो बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है ना, इसके आपने सुने होंगे कि बर्तन बनते हैं। और साथ ही बच्चों भारी उपकरण वगैरह भी बनते हैं इससे। और तांबे का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग, तांबा भी एक हमारी क्या है, धातु है, तो इसका उपयोग जो है जनरली हम क्या करते हैं, विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं। तांबे के तार होता है ना, तार आप देखे होंगे, तो वो विद्युत तार में भी हम तांबे का प्रयोग करते हैं। विद्युत उपकरण जनरली हम तांबे के तारों से बनाते हैं। ठीक है, आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए जो नए समय आ गया उसमें एल्युमिनियम के तारों का भी हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि तांबे का तार जो रहता है थोड़ा महंगा पड़ता है। सोने और चांदी की बात करें तो वो भी एक धातु है और उसका प्रयोग आपको पता ही होगा कि सोने चांदी का हम क्या प्रयोग करते हैं, आभूषण बनाने में। ज़्यादातर हम सोने चांदी का प्रयोग करते हैं, वो किस में करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु है ना, इसलिए इसकी पतली पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं। तो चांदी की आपने देखा होगा, मिठाइयाँ वगैरह आप खाते हैं ना, तो उसमें चांदी की जो है वो परत लगी रहती है। तो चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। और खाने की वस्तुएं, दवाई, चॉकलेट, सिगरेट की पैकिंग आदि के लिए भी एल्युमिनियम की पन्नी का प्रयोग हम करते हैं। तो धातुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इनका हम दैनिक जीवन में आसपास जो है वो बहुत उपयोग देखते हैं और औद्योगिक रूप से भी इसका विशेष महत्व है। तो ज़्यादातर हम लोहे का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा भी तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सब धातुओं का भी प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।